प्रोग्राम अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। आज टीम अवाम की आवाज़ लाहौर से शेखुपुरा का सफ़र तय कर रही है। इस वक्त हम मोटरवे पर मौजूद हैं और मोटरवे पर ही सफ़र करते हुए हम पहुंचेंगे शेखुपुरा। बड़ी ही ज़बरदस्त सहूलत है मोटरवे, आपका सफ़र आसान हो जाता है और यहाँ पर एक और सहूलत भी मौजूद है, वो है मोटरवे पुलिस। ये मोटरवे पुलिस काम किस तरह से करती है, क्या ड्यूटी पर आने से पहले इनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग होती है तो वो कैसी होती है, मोटरवे के ऊपर क्या मसाइल दरपेश होते हैं और इनका कॉलेज कहाँ पर मौजूद है और आगे आने वाले सालों में ये क्या सोचते हैं कि मोटरवे पुलिस और मोटरवे को कहाँ तक लेकर जाना है, आज इसके मुतालिक हम प्रोग्राम करेंगे। और इस वक्त हम बढ़ रहे हैं शेखुपुरा में मौजूद नेशनल हाईवे और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ मोटरवे पुलिस के ट्रेनिंग कॉलेज की जानिब। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर, जहां पर आपने देखा है कि ट्रेनिंग हासिल करने के बाद लोग आपको मोटरवे पे नज़र आते हैं, हाईवे पर नज़र आते हैं। और इस वक्त जिस शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं वो कमांडेंट हैं नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के DIG महबूब असलम साहब। उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये इनिशिएटिव कब लिया गया, कितने बैचेज़ यहाँ से निकल चुके हैं और इसके साथ साथ ये भी मैंने सुना है कि यहाँ आम लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाती है, यानी सिविलियंस को भी। तो इनसे बात करके मजीद मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द ट्रेनिंग कॉलेज। और हम आपको बाद में दिखाएंगे भी कि हम कैसे ट्रेनिंग करा रहे हैं। और अगर आप इसका कोई बैकग्राउंड थोड़ा सा जानना चाह रही हैं तो वो दिस मोटरवे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997। तो उसी वक्त मोटरवे पुलिस भी साथ बनी। और ये जो ट्रेनिंग कॉलेज है इनिशियली ये इस्लामाबाद में होता था, फिर कुछ अरसे के लिए ये चक्री में शिफ्ट हुआ। इन 2001 इट शिफ्टेड टू दिस प्लेस। ठीक है। ये जो ट्रेनिंग कॉलेज आप आज देख रही हैं, जो माशाल्लाह एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग कॉलेज है, ये बेसिकली जो डेवो कंपनी थी जिसने मोटरवे बनाई थी उनका कैंप ऑफिस था। अच्छा। तो इधर सिर्फ पुरानी 1-2 बिल्डिंग्स थी जो उन्होंने अपने कैंप ऑफिस के लिए बनाई थी और बाकी खाली ज़मीन थी। फिर जैसे जैसे कमांडेंट्स आते गए यहाँ पे, हर कमांडेंट ने और हर IG ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इस ट्रेनिंग कॉलेज में। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी मौजूदा शक्ल निकल आई। हमने माशाल्लाह पिछले 1 साल में यहाँ पे 5 नई, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स बनाई। और हम यहाँ पे फिर जितने भी पूरे पाकिस्तान से मोटरवे पुलिस के एम्प्लॉइज़ हैं उनको हम यहाँ पे बुलाते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। हमारी ट्रेनिंग 2 किस्म की होती है। एक जो इनिशियली भर्ती होते हैं मोटरवे पुलिस में, वो यहाँ पे आते हैं, उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। और जब लोगों की प्रमोशन होती है फ्रॉम वन रैंक टू अनदर रैंक, दे हैव टू गो थ्रू अ प्रमोशनल कोर्स, वो 4 महीने का होता है। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि जी सिविलियंस को भी हम ट्रेनिंग देते हैं, बिल्कुल ट्रेनिंग देते हैं। हम जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, शेल, टोटल, नेस्ले, इनके ड्राइवर्स को हम यहाँ पे बुला के तो ड्राइविंग की ट्रेनिंग्स देते हैं। ठीक है, आपने ट्रेनिंग की बात की तो हम अपने देखने वालों को भी यहाँ पर जो ट्रेनिंग हो रही है वो भी दिखाएंगे, किस तरह से कॉलेज का मैकेनिज़्म है वो भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कॉलेज किस तरीके से ट्रेन करके यहाँ से एक ऑफिसर को बाहर निकालता है। ये मैडम हमारा ड्राइविंग स्कूल है। अच्छा। यहाँ पे हम डिफरेंट किस्म की आपको दिखाते हैं चीज़ें। मसलन ये हमने लैब बनाई हुई है जहाँ पे हम लोगों को, अपने ट्रेनीज़ को और सिविलियन जो ड्राइवर्स हैं उनको भी बताते हैं कि जी एक गाड़ी में क्या क्या हिस्से होते हैं, कोई ख़राब हो जाए तो उसको कैसे ठीक करना है। बेसिक जो ट्रेनिंग है गाड़ी के मुतालिक, कि गाड़ी रोड पे ख़राब हो जाए तो उसको हमने कैसे ठीक करना है। ये इंजन के पुर्जे पड़े हैं, पूरी गाड़ी के ये स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ट्रेनिंग में आप सारा उनको सिखा देते हैं? हम उनको समझाते हैं कि जी अगर प्लग ख़राब हो गया है, ब्रेक ख़राब हो गई है, इंजन में प्रॉब्लम हो गया, हाउ टू टैकल इट। तो ये सारी गाड़ी के जो है ना डिफरेंट पार्ट्स पड़े हुए हैं जहाँ पे हम इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। चलिए जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं तो सोच रही हूँ मैं खुद भी एक ट्रेनिंग हासिल कर लूँ, क्योंकि अमूमन जब आप अकेले ही गाड़ी चला रहे होते हैं, एकदम बंद हो जाए या कोई मसला हो जाए तो आप सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, मैकेनिक को कैसे बुलाया जाए। तो अगर आपको खुद आ जाए ये सब कुछ तो कितना सहूलत आपके लिए साबित होगी।
ये हम एक और हिस्से में दाखिल हो गए, हम सर से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये क्या है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि 3 साइड पे स्क्रीन्स हैं, एक ड्राइविंग सीट बनी हुई है। ये है क्या, ये अब हम जान लेते हैं इनसे। ये बेसिकली क्या वर्चुअल रियलिटी कुछ है? जी मैडम, ये ड्राइविंग सिमुलेटर है। ये बिल्कुल आपको अभी हम आपको चला के दिखाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप एक्चुअल ड्राइविंग कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें बैठ सकती हूँ? जी हम आपको बैठाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपको यही लगेगा और इसमें हम डिफरेंट सीन क्रिएट कर देते हैं, मोटरवे बना देते हैं, हिली एरिया बना देते हैं। उसके अलावा फिर हम डिफरेंट सिनेरियोज और क्रिएट कर देते हैं कि मसलन बारिश है, धुंध है, हिली एरिया है, उसमें आपने ड्राइविंग कैसे करनी है आप। और फिर इसके आखिर में एक ये रिपोर्ट जनरेट करता है कि आपने इतने मिनट ड्राइविंग की, आपने इतनी वायलेशंस की हैं, आपने इतना फ्यूल कंज्यूम किया है। तो इट इज़ जस्ट लाइक एक्चुअल ड्राइविंग। इसका फ़ायदा ये होता है कि जी हम रोड पे लेके जाने से पहले अपने ऑफिसर्स को और जो सिविलियन ड्राइवर्स हैं उनको हम यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं और उसका वो बिल्कुल एक्चुअल एक फील आती है। आए आप ट्राई करें। चलिए जी, मैं भी ट्राई करती हूँ एक छोटा सा ड्राइविंग टेस्ट। यहाँ पर मुख्तलिफ मौसम यहाँ मुझे नज़र आएंगे, मुख्तलिफ तरह की रोड्स नज़र आएंगी, मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात भी नज़र आएंगी। तो देखते हैं कि मेरे इसमें कितने मार्क्स आते हैं। मुझे भी वो शीट चाहिए, वो रिपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, अभी जब आप खत्म करेंगी तो उसके बाद वो जनरेट होगी। आप चलिए देखते हैं कि मेरा टेस्ट कैसा रहता है। इस वक्त एक ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। बाकी ब्रीफ हम सर से लेते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर क्या होने जा रहा है। मैडम, ये हमारा परेड ग्राउंड है। जैसा कि आपने अर्ली मॉर्निंग देखा कि हम यहाँ पे लोगों को अपने जो ट्रेनीज़ हैं उनको फिज़िकल ट्रेनिंग कराते हैं, उनकी पीटी कराते हैं अबाउट 1 आवर, और उसके बाद अबाउट 1 आवर उनकी ड्रिल होती है, क्योंकि ड्रिल इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। और जितनी बेहतर ड्रिल होएगी बंदे उतनी स्मार्टली टर्न आउट होंगे। आपने देखा होगा कि मोटरवे पुलिस में नॉर्मली ये ऑफिसर्स आर वेरी स्मार्ट, और इस तरह का रवाज नहीं है कि पेट निकला हुआ और इस तरह से, तो बड़े दे वेरी फिज़िकली फिट। तो हम इनकी फ़िज़िकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। और इवनिंग में साथ ही आप फुटबॉल ग्राउंड देख रही हैं, इस तरह पीछे भी ग्राउंड है, तो हम इवनिंग में इनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराते हैं। ये जो हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक क्लास है। हम यहाँ पे जितने भी ट्रेनीज़ हैं, मेल फीमेल, उन सब को इस लेवल की कॉम्बैट ट्रेनिंग देते हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं कि खुदा न खास्ता अगर आपको रोड पे कोई इंसिडेंट हो गया है एंड यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ, तो हाउ यू कैन डिफेंड योरसेल्फ। ये अभी हमारे इंस्ट्रक्टर हैं आरिफ, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हम इन सब को, आरिफ आइए, हम इन सब को ये फिर आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाएंगे कि सबको, अभी तो हमने सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोग बुलाए हैं, बाकी लोग अपनी क्लासेस में हैं, तो ये आपको अभी परफॉर्म करके दिखाएंगे कि कैसे ये इनको ट्रेन करते हैं कि हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ एंड हाउ टू परफॉर्म योर ड्यूटी इन अ बेटर वे। बिल्कुल ठीक है। सेल्फ डिफेंस कॉम्बैट ट्रेनिंग कराई जाती है यहाँ पर आने वाले हर शख्स को जिसने बाहर जाके अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है। इंस्ट्रक्टर हमारे साथ हैं, इनसे हम जानते हैं कि कितना वक्त लगता है इस ट्रेनिंग को मुकम्मल करने में और क्या ख़वातीन और हजरात के लिए एक ही ट्रेनिंग पैटर्न है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल जी, ऐसे ही है जैसे मेल के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है, इसी तरह फ़ीमेल का भी। ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चूँकि हमारा एक फेडरल डिपार्टमेंट है और यहाँ पे इक्वल परफॉर्म की जाती है ड्यूटी फ़ीमेल की तरफ से और मेल की तरफ से। लिहाजा हमारे यहाँ पे ये वाहिद रहता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और जो गेम या जो स्पोर्ट्स मेल करते हैं वो इस फीमेल उसमें पार्टिसिपेट करती है। ठीक है। तो अभी ये कितनी देर की ट्रेनिंग है? ये मैक्सिमम इनको अभी तकरीबन 2 से 3 माह हुए हैं अभी इन्होंने शुरू की है। तो ये फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया था जनाब आईजी साहब ने, और जनाब कमांडेंट साहब ने मुझे डिप्यूट किया स्पेशलिस्ट काम के लिए। तो मैं इंशाल्लाह ताला बेसिक हम इनको सेल्फ डिफेंस की देते हैं ताकि आपको क्लोज कम्बैट में, स्कफल में, हर किस्म की सिचुएशन को आप फेस कर सकें। डेली कितनी देर के लिए इनको ट्रेन करते हैं? डेली तकरीबन 2 आवर्स इनको रखते हैं। यस, 2 आवर्स, 1 इन द मॉर्निंग 1 आवर एंड सेकंड टाइम 1 आवर। अच्छा, ये 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे ट्रेन कराते हैं। हम यहीं पर मौजूद हैं और जितने यहाँ पर ट्रेनीज़ हैं वो भी हैं। अभी जी इंस्ट्रक्टर साहब इनकी ट्रेनिंग कराने वाले हैं।
ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं जिसकी ड्रिल अभी हम देखेंगे, तो हम पूछते हैं कि क्या है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। जी ये आपको रोलिंग एक्सरसाइज बताएंगे। अगर आप अचानक जा रहे हैं, अगर आपको ठोकर लगती है, गिरते हैं, या कोई अचानक से आप पीछे से आपको धक्का देता है, तो उस सिचुएशन में बजाय इसके कि आप मुंह के बल गिरें, आपको चोट लगे, आपने इस तरह अपने आप को सेफ लैंड करना है ताकि आप आसानी से अपने आप को सेव कर सकें, यानी जख्म से, चोट से बचा आप अपने आप को इस तरह रोल कर लेते हैं सरफेस पे कि आपको चोट नहीं लगती। तो इस चीज़ का आपको सामने वो जो एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल ठीक है, देखते हैं कि ये टेक्निक क्या है और कोशिश करते हैं इससे थोड़ा सीखने की भी। आपने देखा कि जो लड़कियां हैं यहाँ पर वो भी वही सेम ट्रेनिंग कर रही हैं जो लड़कों को दी जा रही है। बड़ी अच्छी बात है फिज़िकली स्ट्रांग होना, और ख़ास तौर पे सेल्फ़ डिफेंस तो वैसे भी आजकल के हालात व वाक़यात में बहुत ज़रूरी हो गया। तो इनसे हम जानते हैं ट्रेनिंग कितनी टफ़ लगती है, इनको क्या कुछ इन्होंने सीखा और कितना कॉन्फिडेंट महसूस करती है। अस्सलाम वालेकुम। बीइंग अ फीमेल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे एज ए ट्रेनिंग। जैसे हम घरों से सिविलियंस से आए हैं, तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि फील्ड में जाते हुए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। हमें यहाँ पे सिविल डिफेंस और ये डिफेंसिव टेक्निक सिखाई जाती हैं, वेपन ट्रेनिंग दी जाती है, फ़िज़िकल फिटनेस और हर चीज़ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है और कराया जाता है। अभी जब आप यहाँ पर आई थी तब से लेके अब तक कितना अपने आप में फ़र्क महसूस किया है? तब तकरीबन 20% था जो कॉन्फिडेंस था, अब 80 से अबव चला गया है। मतलब कि अब बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं, अकेले ट्रैवल करते हैं। अब जो हम घर से निकलते हुए कुछ सोचते थे कि अकेले कैसे जाएं, भाई को साथ लेके जाते थे, अब मैं मुल्तान से हूँ तो मुल्तान से अकेले यहाँ पे आ जाती हूँ। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। तो एक सिक्योरिटी भी आपको मिलती है, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आपका क्या नाम? शाहीना गज़ल। ठीक है, आप कौन से शहर से आई हैं? मैं कराची से हूँ और साउथ जोन से हूँ। ठीक है। बाकी ये है कि यहाँ हम जिस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी मतलब कॉन्फिडेंस डेवलप किया जा रहा है, वो हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ नाजुक होने के नाते हम बाहर निकलते हैं, हमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होती हैं और हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमें इंडिपेंडेंट हैं हम, और हमें अपने साथ होने वाले किसी भी मामलात को हमें उससे निपटना आना चाहिए। इस वक्त हम एकेडमिक ब्लॉक की तरफ आए थे, तो हमें यहाँ पर कुछ हर्डल्स दिखाई दी, कोन्स रखी हुई हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं एक्सीडेंट के, स्लो के, और आगे पूरी एक टीम भी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर वसीम साहब हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या है, कौन सी ट्रेनिंग इस वक्त दी जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम मैम, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। एक्चुअली ये एकेडमिक ब्लॉक है, तो यहाँ पे हम लॉ भी पढ़ाते हैं और पुलिस प्रैक्टिकल वर्क भी पढ़ाते हैं, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड फर्स्ट एड भी, जो भी हमारी जॉब रिलेटेड जितनी भी असाइनमेंट्स होती हैं, तो वो यहाँ पे हम उनको स्किल्स के सूर में जो है वो सिखलाते हैं। तो थ्योरी तो हमारे एकेडमिक ब्लॉक के अंदर होती है, जो प्रैक्टिकल है हम उनको ऑन रोड करते हैं। तो अभी ये जो आप हर्डल्स देख रही हैं, कौन देख रही हैं, ये जो साइन बोर्ड्स देख रही हैं, दीज आर अबाउट द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, एक्सीडेंट मैनेजमेंट एंड जो हमारी फर्स्ट एड हम प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में। बिल्कुल ठीक है, तो हम चलें वहाँ करीब जाके देखते हैं। चलें जी, करीब चलते हैं। यहाँ पर जैसे यही ज्यूम किया गया है कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि क्या वजह थी, और ख़ास तौर पर जो वहाँ अगर कोई ज़ख्मी हालत में मौजूद है तो उसको फ़र्स्ट एड कैसे दी जाती है वो भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक ज़ख्मी हमें नज़र आ रहा है जिसकी सर पे भी पट्टी बंधी हुई है, टांग पे भी मेरे ख्याल में टूटने के बाद पट्टी लगाई गई है, गले में भी नेक रेस्ट लगा हुआ है, कॉलर लगा हुआ है। तो अभी इनको क्या हुआ है और कैसे रेस्क्यू किया गया वो इनसे हम जानते हैं। हैदर साहब है हमारे, हैदर इंस्ट्रक्टर हैं, आपको ये फर्स्ट एड कराते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करें। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। किसी भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट की सूरत में सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि आपने एक्सीडेंट सीन को महफूज करना है ताकि मज़ीद कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट ना हो। तो ऐसी सूरत में आपने जो इंजर्ड पर्सन है उसको या तो ख़तरे से दूर कर देना होता है या ख़तरे को दूर कर देना होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने कोन्स लगा के सीन को महफूज कर दिया।
उसके बाद हम सबसे पहले इनको ये सिखाते हैं कि सबसे पहले उस बंदे को डील करें जिसकी जान को खतरा हो। तो जैसा कि इस बंदे को आपने देखा कि हेड इंजरी है, उसकी टांग की हड्डी टूट गई है, तो सबसे पहले हमने ये सर के ऊपर बैंडेज की, फर्स्ट एड दी और इसको की टांग को हमने इमोबिलाइज कर दिया। अब उसके बाद अगला मरहला इसकी शिफ्टिंग का, कि हमने उसके महफूज तरीके से शिफ्ट करके एम्बुलेंस तक पहुंचाना है। आइए आप 4 बंदे चलें जी, इनको अब जख्मी जो हैं उनको फर्स्ट एड दी गई है, अब यहाँ से उनको एम्बुलेंस तक लेकर जाया जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम किसी और को रेस्क्यू करने जा रहे हैं जी। ये हम शो कर रहे हैं कि ये एक बंदा है जो कि एक्सीडेंट के बाद इसके बाजू जख्मी हो गया है, तो इसको हमने गाड़ी से कैसे निकालना है। फॉर एग्जांपल दूसरा बंदा फीमेल है तो वो कैसे हेल्प आउट कर सकती है इस मामले में। आइए जी। देखिए उन्होंने उसको बाहर शिफ्ट कर दिया, अब इसको फर्स्ट एड देंगे और उसके बाद फिर इसको शिफ्ट करेंगे। बिल्कुल सही। अब मीनवाइल उन्होंने कॉल कर दी होगी एम्बुलेंस के लिए, एम्बुलेंस आ रही होगी, लेकिन उस दौरान इसको ये अब देखें अब इनको यहाँ पर फर्स्ट एड दी जा रही है। इनके हाथ पे चोट थी, इनको यहाँ रेस्क्यू करके लाया गया है, कॉल एक कर दी है, जब तक एम्बुलेंस पहुँचेगी तब तक उनको फर्स्ट एड दी जा रही है। जैसे कि ये एम्बुलेंस के लिए कॉल कर रहे हैं तो रिस्पांस टाइम कितना होता है, किन किन पॉइंट्स पे गाड़ियाँ मौजूद होती है कि फ़ौरन पहुँच जाएँ? मैडम नॉर्मली जो है ना रिस्पांस टाइम हमारा बेहतर होता है, मैक्सिमम 5 मिनट्स तक गाड़ी पहुंच जाती है, ठीक है। और चूँकि हमारे जो बीट्स हैं हमारी, हमने उसको अपने एरिया को बीट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हर बीट के पास एम्बुलेंस होती है। और अदरवाइज़ ये है कि हम 11 22 की भी हेल्प ले लेते हैं, ईदी वालों से भी हेल्प मांग लेते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से जो हेल्प है वो फौरी तौर पे हो, भले कोई भी एजेंसी उसमें इन्वॉल्व हो। ये जी हम पहुंच गए एक और सेक्शन में। यहाँ क्या होता है ये हम मालूमात हासिल करते हैं। सर यहाँ पर क्या हो रहा है? मैडम ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, यहाँ पे डिफरेंट ये बने हुए हैं इनके जो है काउंटर्स, ठीक है। यहाँ पे हम इनके टेस्ट करते हैं, सही, इनकी वेरिफिकेशन करते हैं और हम यहाँ पे लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं जो इनके बाद में काम आता है। तो मोटरवे पुलिस का अपना इंडिपेंडेंट ड्राइविंग लाइसेंस है जो यहाँ पे हम बनाते हैं। ये डिफरेंट किस्म के काउंटर्स हैं, यहाँ पे लोग आके अपनी वो कराते हैं वेरिफिकेशन और उसके बाद फिर कंप्लीट प्रोसेस करके आफ्टर ड्यू टेस्ट वी गिव देम लाइसेंस। बिल्कुल ठीक है। ये ऑफिसर्स जो हैं इनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किस तरह से ये प्रोसेस मुकम्मल होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब भी कोई यहाँ पर शख्स आता है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए तो क्या क्या चीज़ें आपको उससे चाहिए होती हैं? मैम उसके लिए हमें सीने से चाहिए ओरिजिनल, उसके साथ कॉपी होनी चाहिए और उसके अलावा एक पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए और ब्लड ग्रुप टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए। अपने शहर से उसने क्या लाइसेंस बनवाया हो या पहली दफ़ा भी यहाँ से बनवा सकता है? जिस तरह भी अगर पहली दफ़ा भी आ सकता है और लेकिन पाकिस्तान का होना ज़रूरी है। हमारे पास ये फैसिलिटी है कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी शख्स हो पाकिस्तानी शहरी वो हमारे पास लाइसेंस बनवा सकता है। बिल्कुल ठीक है। ये मोटरवे का अलग से लाइसेंस होता है, ये वैसे नहीं कि जैसे हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया हुआ है अपने किसी भी रीजन में जाके, ये पूरे पाकिस्तान के लिए वैलिड है और यहाँ आते हैं उनका टेस्ट भी होता है जिसके बाद उनको ये प्रॉपर तरीके से हर चीज़ की जांच पड़ताल करने के बाद लाइसेंस जारी करते हैं। यहाँ ये देखें ये भी काउंटर है। इस काउंटर पे क्या होता है? यहाँ पे जो लोग वहाँ पे आके डाटा एंट्री करवाते हैं उसके बाद इधर उनकी फ़ोटो बनती है और बायोमेट्रिक। अच्छा, फ़ोटो और बायोमेट्रिक यहाँ पर होता है और वो आखिरी काउंटर पर भी जान लेते हैं कि क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होती है। जो ओवरसीज़ लोग होते हैं जिनके लाइसेंस बाहर का बना था पाकिस्तान के अलावा किसी और भी मुल्क का, तो वो ना अपने डॉक्यूमेंट्स की एक रंगीन कापी हमारे पास लेके आते हैं जिसमें उसके लाइसेंस की कापी, उसके पासपोर्ट की कापी और उसके अलावा उसकी वेरिफिकेशन, यानी कि जो भी मुल्क है मुतलका मुल्क की एक साइट होती है जहाँ से वो अपने लाइसेंस की वेरिफिकेशन लेके आते हैं। तो वो डॉक्यूमेंटेशन हम यहाँ पे करते हैं और उसको हमारे पास सबमिट करते हैं। फिर जो बंदा ट्राई देने के बाद अपना टेस्ट पास कर लेता है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद ये हम भिजवा देते हैं हाई ऑफिस पर। ठीक है।
और उसके बाद लाइसेंस कब जारी करते हैं? लाइसेंस अमूमन 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है, क्योंकि प्रिंटिंग हमारी इस्लामाबाद में होती है, केस हमारे पास कंप्लीट होता है, तो 1 हफ्ते या 10 दिन में घर लाइसेंस जो है घर के एड्रेस पर डिलीवर हो जाता है। अच्छा जी, आपने सुना कि यहाँ पर पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं इस्लामाबाद के ऑफिस भिजवा दिए जाते हैं, वहाँ तमाम प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद एक कार्ड बनता है जो कि आपके घर के एड्रेस पर अरसाल कर देते हैं और वो आपको घर बैठे मौसूल हो जाता है। यहाँ पर इंचार्ज भी हैं सदाकत साहब, जो इस पूरे लाइसेंस के डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। इनसे हम जानते हैं कि कितने लाइसेंस आप इशू करते हैं एक महीने में? हमारे पास 1 महीने के अंदर 1800 से 2000 लाइसेंस जारी हो जाते हैं। उसमें कोई 700 से 800 लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर पहले लाइसेंस बनवाया होता है, ओवरसीज़ होते हैं वो, और वो पाकिस्तान में अपना लाइसेंस जो है ना कन्वर्ट करते हैं, जबकि ऑलमोस्ट 1200 लोग वो होते हैं पर मंथ जिन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में लाइसेंस अप्लाई किया होता है। ये हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, हमारा फैसिलिटेशन सेंटर है, तो इसमें जो भी शख्स यहाँ पे अप्लाई करेगा उसका एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, वो स्टेप वाइज तरतीब के साथ चलता जाएगा और हम उसको इस्लामाबाद से लाइसेंस जो है वो इशू हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल ठीक है, और वो उसको घर बैठे ही मिल? जी ऑफ कोर्स, उसको जो होम एड्रेस है उस पर डिलीवर हो जाएगा। इस वक्त एक हॉल में हम दाखिल हो गए हैं जहाँ पर हमें सामने कुछ स्क्रीन्स नज़र आ रही हैं जिस पे ग्रीन और रेड से मार्क्स हैं। ये क्या है सर? मैडम, ये एक्चुअली हमारा फायरिंग सिमुलेटर है। जिस तरह पहले आपने हमारा ड्राइविंग सिमुलेटर देखा था, इसी तरह ये फायरिंग सिमुलेटर है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम यहाँ पे अपने ऑफिसर्स को बुलाते हैं, उनको इस सिमुलेटर पे उनका निशाना बेहतर करते हैं और उसके बाद हम उनको एक्चुअल फायर रेंज में लेके जाते हैं और एक्चुअल फायर करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो बुलेट्स हैं उनकी बचत हो जाती है। सही। और यहाँ पे डिफरेंट सीन क्रिएट हम कर सकते हैं कि लेट्स से किसी घर में डाकू घुस आए हैं, हाउ टू रिएक्ट, किसी रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, कोई इकट्ठे डाकुओं ने रोड ब्लॉक कर ली है, हाउ टू रिएक्ट, डिफरेंट किस्म के सीन भी क्रिएट कर देते हैं। लेकिन बेसिक इसका पर्पस ये होता है कि यहाँ पे ट्रेनीज़ को इस सिमुलेटर पे उनका हम निशाना बेहतर करें। तो हम चाहेंगे कि आप खुद एक्चुअली फायर करके देखें एंड जस्ट हैव अ फील कि जी आपको यही लगेगा आप एक्चुअल फायर कर रही हैं और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका निशाना कितना बेहतर है। जी, टारगेट को हिट करना ज़रा आसान हो जाता है वर्चुअली, और फिर जब आप रियलिटी में फायर करते हैं तो आपका टारगेट ज़रा आसानी से लग जाता है। तो पहले यहाँ ट्रेनिंग करते हैं ऑफिसर्स और फिर बाहर जो है रियल एनवायरनमेंट पे ये ट्रेनिंग की जाती है। अब हम पहुंच गए हैं एक्चुअल फायरिंग रेंज के अंदर, जहां पर ट्रेनीज़ हैं जिनमें ख़वातीन भी हैं मर्द भी हैं जो यहाँ पर रेगुलर बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं ताकि उनका टारगेट बेहतर हो सके। तो ये मज़ीद सर हमें एक्सप्लेन कर देते हैं। जी मैडम, जैसे आपने पहले हमारा फायरिंग सिमुलेटर देखा, वहाँ पे हम इनको इनिशियल प्रैक्टिस करा के इनका थोड़ा सा निशाना बेहतर करके देन एवरीबडी कम्स हियर इन द फायरिंग रेंज, ये एक्चुअल फायर करते हैं और इनका बाद में फायरिंग का एग्जाम्स भी होता है। जब फाइनल पास आउट होते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जामिनेशन जिसके जरिए इन्हें पास होता है। उसमें बिल्कुल हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि जी मेल हैं या फीमेल है, एवरीबडी डू दिस फायरिंग प्रैक्टिस एंड एवरीबडी गो थ्रू द एग्जाम। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये एक्चुअल फायर कैसे करते हैं और हमारे पास डिफरेंट किस्म के वेपन्स हैं, SMG है, G3 है, MP5 है, पिस्टल है, और इस तरह ये हर वेपन से ये फायर करते हैं और उसके बाद इनका फाइनल एग्जाम होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये एक्चुअल फायर कैसे करते हैं। बिल्कुल ठीक है, अभी हम देखेंगे कि फायरिंग किस तरह से करते हैं, कितना निशाना इनका पक्का है। और इस वक्त महबूब साहब ने हमें पूरा एक ये प्रोसेस दिखाया कि इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद कोई भी ऑफिसर ऑन ड्यूटी या ऑन फील्ड जाता है और आसान नहीं है। कई महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको बाकायदा फिर किसी जगह पर भी अपॉइंट किया जाता है। सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, अल्लाह करे ऐसे ही चलता रहे बल्कि मज़ीद एक्सपैंड होता रहे। मैडम थैंक यू वेरी मच, वी आर ऑनर्ड आप लोग तशरीफ़ लाए और आपने हमारा ये सिस्टम देखा ट्रेनिंग कॉलेज का। आई विश कि आप लोग पूरा कंप्लीट दिन गुजारते तो आपको मज़ीद हम दिखाते कि जी इनकी इवनिंग की एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं, हाउ दे गो टू देयर डिनर, हाउ दे गो टू देयर मेस, इट्स अ प्रॉपर सिस्टम। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इस कॉलेज में बहुत बेहतरी आई है। जितने भी कमांडेंट्स यहाँ पे आए हर बंदे ने अपना रोल प्ले किया, जितने भी IGs आए उन्होंने अपना रोल प्ले किया और अब
भी माशाल्लाह आई कैन से वेरी प्राउडली दैट दिस इज़ वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान। हम इसका किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से मुकाबला कर सकते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इनको इस लेवल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दें कि जो हमारा मोटरवे पुलिस का एक नाम बना हुआ है उसमें मज़ीद बेहतरी आए, लोग हमारी मज़ीद रिस्पेक्ट करें और हमारी जो वैल्यूज़ हैं जो हमने पिछले 24-25 साल में बनाई हैं उनमें हम मज़ीद बेहतरी ला सकें। तो एफर्ट इज़ दिस कि हम इनको इस नस्ल का यहाँ पे ट्रेन करके भेजें कि किसी किस्म की भी कमी ना हो। जब ये रोड पे जाएं इनकी बोलने की स्किल्स बहुत अच्छी हों, इनका टर्न आउट बहुत अच्छा हो। हम हर लेवल पे कोशिश करते हैं और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम विच इज़ हैंडलिंग देम एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोग्राम जो है मोटरवे से मुतल्लिक है। हमने आपको कॉलेज का विजिट भी कराया, वहाँ पर ट्रेनिंग कैसी होती है वो भी आपको दिखाई। इस वक्त हमारे साथ मोटरवेज आईजीज़ इनाम गनी साहब मौजूद हैं। उनसे कुछ सवालात हैं हमारे जो हम उनसे करना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में, और हम जानना ये चाहेंगे कि जो मोटरवे पुलिस है और मकामी पुलिस उनकी ट्रेनिंग में बुनियादी फ़र्क क्या है? जी, बात यह है कि जो मुकामी पुलिस जिसके लिए आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो हम प्रोविंशियल पुलिस फोर्सेस की बात करेंगे। डिफरेंट काम है दोनों का। जो प्रोविंशियल पुलिस फोर्सेस हैं वो बेसिकली प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम करती है, वो मुजरिमान को पकड़ती है, उनको प्रोसिक्यूट करती है, उनकी कन्विक्शन करवाती है। सो उनका काम डिफरेंट है। हमारा काम जो है वो डिफरेंट है। हमारी बेसिक प्रायोरिटी पब्लिक को असिस्टेंस प्रोवाइड करना है और उसके साथ साथ जो हमारी शाहराएँ हैं, जो मोटरवेज़ हैं, एक्सप्रेसवेज़ हैं, हाईवेज़ हैं, उनको हमने सिक्योर करना है। और सिक्योर जिस चीज़ पे हमारा ज़्यादा ज़ोर होता है वो बंदूक के ज़ोर पे क्रिमिनल से सिक्योर करने से ज़्यादा जो ट्रैफिक है और जो लोग उस पर ट्रैवल कर रहे होते हैं सड़कों पे, उनकी सिक्योरिटी है कि मूविंग वायलेशन ना हो, सड़कों पे कोई इस तरह की जो ट्रैफिक रिलेटेड जराइम है वो ना हो और सड़क पे ट्रैवलिंग जो है वो सेफ़ और सिक्योर हो। हमारा जो ज़्यादा ज़ोर होता है वो ये है कि अगर कोई किसी कम्यूटर को, किसी ट्रैवलर को, किसी ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम है, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, वो सड़क पे खड़ा हो गया है, उसको कैसे हमने हेल्प करना है। एक्सीडेंट अगर हो गया है तो नॉर्मल पुलिस का होगा कि पर्चा देना है और किसका जुर्म था। हमारा ज़ोर इस पे नहीं होता, हमारा ज़ोर इस पे होता है और हमारी ट्रेनिंग भी उसी पे बेस्ड होती है कि जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनको हमने सर्विस कैसे देनी है, हमने उनकी जान कैसे बचानी है, हमने उनकी हेल्प कैसे करनी है। इसलिए हमारी ट्रेनिंग ज़्यादा बेस्ड होती है कि हमने फ़र्स्ट एड देनी है, हमने जान बचानी है, हमने अगर कोई गाड़ी ख़राब हो गई और उसको इमीडिएटली हमने ठीक करना है, सो वो हमने कैसे करना है। सो हमारी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं और जो प्रोविंशियल पुलिस फोर्सेस हैं उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। अच्छा, ये बताइए कि CPAC बनने जा रहा है, उसके हवाले से बहुत से चैलेंजेस भी हैं, तो मोटरवे पुलिस उन चैलेंजेस से कैसे निपटेगी? मोटरवे पुलिस तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे नए चैलेंजेस का सामना कर रही है। CPAC इज़ वन पार्ट ऑफ दैट। हमने जब मोटरवे पुलिस शुरू हुई थी तो ये सिर्फ M2 था, मोटरवे का एक सेक्शन था। उसके बाद अब आपको पता है कि M1, M2, M3, M4, M5, M9 तक ये पहुंच गया। हाईवेज़ हमें मिल गई, एक्सप्रेसवेज़ हमें मिल गई। सो जो हमने 350 किलोमीटर से शुरू किया था वो इस वक्त हम कोई 4,500 किलोमीटर पे है और कोई 13,000 साढ़े 13,000 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो NHA के पास है, विच मीन्स दे आर फेडरलाइज्ड रोड्स। सो अल्टीमेटली हमने वो 13,000 पे जाना है और 13,000 से भी आगे शायद ये 18,000 तक पहुँचे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वो हमें हेल्प सपोर्ट करे टू ग्रो। असल चीज़ ग्रोथ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने के लिए। सो
बेसिक चीज़ ये है कि जैसे जैसे सड़कें ग्रो कर रही है और हमारी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रो कर रही है, उसी के मुताबिक हम ग्रो भी करें। साथ ही साथ जो चैलेंज है ऑफ मूविंग ऑन टू सच रोड्स जहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम बलूचिस्तान में, केपी में हम ऐसी सड़कों पे जाएं जहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। सो वो उस तरफ भी हमें जाना पड़ेगा। सो ग्रोथ एंड ट्रेनिंग बोथ हैव टू वर्क टुगेदर। ट्रेनिंग हमारे अपने हाथ में है और ग्रोथ जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में है। उम्मीद है कि फेडरल गवर्नमेंट जैसे पहले हमें हेल्प सपोर्ट करती रही है, आगे भी हेल्प सपोर्ट करती रहेगी। अच्छा इनाम साहब, ये बताइए कि हम देखते थे कि मोटरवे पुलिस जो है वो बाकी पुलिस स्क्वाड से मुख्तलिफ इस तरह थी कि उनकी सैलरीज बड़ी हैंडसम थी, बड़ी अच्छी सैलरीज थी, लेकिन फिर हमने देखा कि 12 साल का अरसा गुजर गया, इसमें किसी किस्म का रेज़ नहीं आया, सैलरी वहीं की वहीं है और इसी बुनियाद पर मेरा ख्याल है उनकी कारकर्दगी भी दूसरे लोगों से मुख्तलिफ थी। फिर ये भी कहा जाता है कि कुछ सियासी बुनियादें हैं, क्योंकि इनका सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता या फ़ायदेमंद नहीं है, तो इसलिए इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अब मुख्तलिफ आईजीज़ भी तब्दील होते रहे, लेकिन किसी ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। तो मुझे बताइए कि इसकी वजूहात क्या हैं, इसको आगे मुस्तक़बिल करीब में कैसे टैकल किया जाएगा, क्योंकि माजी में हमने नहीं देखा कि इस पर किसी ने कोई आवाज़ उठाई। बात यह है कि मोटरवे पुलिस, जिसको उस ज़माने में मोटरवे पुलिस कहा जाता था, अब नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस है, ये एक आइलैंड ऑफ एक्सेलेंस था पाकिस्तान में और ये एक मॉडल था बाकी तमाम पुलिस डिपार्टमेंट्स के लिए और बाकी तमाम फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, कि जहाँ पे किसी किस्म की कोई शिकायत पब्लिक को नहीं थी, ना हमारे एटीट्यूड से कोई शिकायत थी, ना हमारी वर्किंग से कोई शिकायत थी। इवन जब हम इन्फोर्समेंट करते थे, हम किसी को चालान भी करते थे, तो जो बंदा चालान हो रहा होता था उसको भी हमसे कोई शिकायत नहीं होती थी। सो दिस वाज एन आइलैंड ऑफ एक्सेलेंस। कोई करप्शन की शिकायत नहीं थी और ना शुक्र है अभी तक है। लेकिन इस आइलैंड ऑफ एक्सेलेंस की कुछ वजूहात थी और उसमें सबसे बड़ी वजह इसकी सैलरी पैकेज जो था वो था। जो हमारी रेजिंग समरी थी उसमें ये लिखा गया था, और जो कि बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप किसी को नौकरी देते हैं तो उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स करते हैं। सो हमारे साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स हुई थी उसमें हमारी रनिंग बेसिक डबल थी और वो फ्रोज़न है, और ना सिर्फ फ्रोज़न है बल्कि वो अब हाफ पे चली गई और हाफ से भी अब कम है। तो उसकी वजह से हमारी सैलरीज मोटरवे पुलिस की तमाम पुलिस फोर्सेस में से सबसे कम है। और ये बड़ी हैरानगी की बात है। अक्सर जब मैं सीनियर लेवल पे जाके बात करता हूँ, भले वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हो, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में हो, या जो हमारे पार्लियामेंट के जो डिफरेंट हमारे सब कमिटीज़ या कमिटीज़ हैं, तो लोग इससे बहुत हैरान होते हैं कि क्योंकि सबका ख्याल ये है कि NHMP की सैलरीज बहुत अच्छी है। हमारी सैलरीज इस वक्त हर पुलिस फोर्स इंक्लूडिंग इस्लामाबाद पुलिस से कम है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमने इसको बार बार टेकअप भी किया है, हर लेवल पे टेकअप किया है, और मैं भी जब एज IG NHMP आया मैंने भी इसको टेकअप किया एट एवरी लेवल, और उम्मीद मुझे यही है कि फेडरल गवर्नमेंट इसमें हमें सपोर्ट करेगी। हम एक बहुत छोटी सी फोर्स है, हम इतने ज़्यादा नहीं हैं, हम लीनियर हमारी वो बहुत ज़्यादा है कि हम पेशावर से लेके तो गवादर और कराची तक है, लेकिन हमारी फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं है और उसका इम्पैक्ट जो बजट है उस पर या फाइनेंस पे शायद इतना ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि फेडरल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ये हमें इसमें हेल्प सपोर्ट करेंगे और इस आइलैंड ऑफ एक्सेलेंस को आइलैंड ऑफ एक्सेलेंस के तौर पे ही आगे चलाएंगे, वरना शायद आगे बहुत मुश्किलात हैं। इनाम गनी साहब, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से कि हमारे देखने वालों के लिए भी मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि मोटरवे एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, जिसके ऊपर ख़ास तौर पर जब मोटरवे पुलिस को भेजा गया तो उनकी ट्रेनिंग की बुनियाद पर ही उनसे लोग खुश होते हैं कि आसानी से चालान भी हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह से चलता रहे, इसीलिए उनसे जो रिलेटेड मसाइल थे उसके बारे में हमने इनाम साहब से भी डिस्कस किया। आई होप कि आने वाले दिनों में ये जो मसला है तनख्वाह का ये भी हल हो जाए और ट्रेनिंग मज़ीद भरपूर तरीके से होती रहे और हमारा ये इदारा और ये प्रोजेक्ट इसी तरह से फ्लरिश करता रहे।
आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि कॉलेज में किस तरह से मोटरवे पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनको ड्यूटी दी जाती है और कितनी टफ ट्रेनिंग के बाद वो रोड पे आते हैं। अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर पीछे शोहदा की तस्वीर आवेज़ा की गई हैं। ये तमाम वो ऑफिसर्स हैं जो अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देते हुए, कोई किसी हादसे की जद में आ गया, किसी ने बारूद से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश की तो वहाँ उसने शहादत का दर्जा हासिल कर लिया, कोई खातून ऑफिसर किसी की मदद कर रही थी कि गाड़ी ने आके उनको हिट कर दिया। तो इस तरह अपनी ड्यूटी के दौरान ये लोग अपनी जानों का नजराना भी पेश करते हैं। तो हमें रिकग्निशन देनी चाहिए हुकूमती सतह पर भी, ज़ाती सतह पर भी, और ख़ास तौर पे जो इदारे हैं जो लोगों को एक तरह से सर्व करते हैं, उनकी खिदमत के लिए बनाए गए हैं, उनको इज़्ज़त देना हमारी ज़िम्मेदारी भी। और बड़ा प्रेस्टिजियस इदारा है, जैसे कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ इदारों में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि कानून की खिलाफ वर्जी होती है। यहाँ पर ऐसे वाक़यात देखने और सुनने में नहीं आते। तो हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि जब हम मोटरवे पे आएँ तो वहाँ के असूलों, कवाबित और कवानीन को फॉलो करें। वहाँ जो ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी मौजूद हैं, अगर वो आपसे बात करते हैं, आप कोई वायलेशन करते हैं तो उसका भी पास रखें। इसी तरह मिलजुल कर हम बेहतर माशरे की तामीर कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़राह इकरार और टीम अवाम की आवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।